इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ब्रिटेन की तरफ से दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर डाली थी, जिससे इसराइल नाराज हो चुका था। और अब ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि लंदन में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सम्मेलन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल में इसराइली सरकारी अधिकारियों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ये दोनों फैसले एक साथ मिलकर इस बात का संकेत देने लगे कि यूनाइटेड किंगडम अब गजा युद्ध को लेकर इसराइल की नीतियों से दूरी बनाना चाहता है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि गाजा में लगातार जारी सैन्य अभियान मानवीय संकट को और गहरा कर रही है और इस कारण अब जरूरी है कि इसराइल युद्ध को रोके, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे और गाजा के लोगों तक मानवीय मदद बिना रुकावट के पहुंचाई जाए। लंदन में होने वाले DSEI सम्मेलन वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा और हथियारों की प्रदर्शनी मानी जाती है। हर 2 साल में होने वाला यह आयोजन न केवल देशों के बीच रक्षा सौदों का मंच बनता है, बल्कि रक्षा उद्योग की ताकत का भी प्रदर्शन करता है। इस बार सम्मेलन के आयोजकों ने इस्राएली कंपनियों को तो प्रदर्शनी में भाग लेने की छूट दी है, लेकिन सरकारी प्रतिनिधियों के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। माना जा रहा है कि कंपनियों की मौजूदगी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म देगी और ब्रिटिश सरकार फिलहाल यही संदेश देना भी चाहती है कि वह नेतन्याहू सरकार की नीतियों से असहमत है। दरअसल ब्रिटेन और इसराइल के रिश्ते हमेशा से ही सामरिक सहयोग पर टिके रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी सहयोग की गहरी परंपरा है। लेकिन जुलाई 2025 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सितंबर तक फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर डाली, तभी से संबंधों में तल्खी बढ़ गई। इसराइल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दे दी कि वह ब्रिटेन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर पुनर्विचार करेगा। ब्रिटेन का यह नया कदम सम्मेलन से इसराइली अधिकारियों को बाहर करना दरअसल उसी तल्खी की अगली पीढ़ी है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सरकार इस समय ब्रिटेन को जवाब देने की कई विकल्पों पर विचार करने लगी है। इनमें कूटनीतिक विरोध से लेकर रक्षा अनुबंधों की समीक्षा तक शामिल हो सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले और अब रक्षा सम्मेलन से इसराइली अधिकारियों की गैर मौजूदगी, ये दोनों घटनाएं भविष्य में इसराइल यूके संबंधों पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सम्मेलन से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि इससे उस सामरिक विश्वास को झटका लग सकता है जिस पर अब तक दोनों देशों की साझेदारी टिकी रही है। यानी गजा युद्ध का असर अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यूरोप की बड़ी ताकतें भी इसके आधार पर अपनी विदेश और रक्षा नीति में बदलाव कर रही हैं और इस बदलाव की सीधी मार इसराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पड़ने लगी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इसराइल इस कदम से आगे कैसे निपटेगा और ब्रिटेन क्या अपनी रणनीति में सफल हो पाएगा या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्य स्थलों को चुन चुनकर टारगेट और निशाना बनाया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे ईरान शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तो है जिसने इन हमलों के लिए इजराइल की अंदर खाने मदद की है। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है, इजराइल की मदद कर रहा है वो कौन है। तो इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर है कि ईरान पर हमले करने के लिए रूस ने इजराइल की पूरी मदद की। दावा किया जा रहा है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की जानकारी इजराइल को देने से ही ईरान पर इजराइल सटीक हमले करने में कामयाब हो सका। जी हाँ, ईरान और रूस के बीच दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में अब दरार आ गई है। दरअसल ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहम्मद सादर ने रूस पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है और खुलासा किया है। सादर, जो कि ईरान की नीति निर्धारण संस्था एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान रूस ने इजराइल को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और सामरिक ठिकानों की संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई।
इस सहयोग के चलते इजराइल ने नवंबर 2024 में और उसके बाद कई ईरानी रक्षा ठिकानों को निशाना भी बनाया है। सादर ने ईरान के टेलीविजन चैनल पर दिए इंटरव्यू में दावा किया कि रूस जिस पर ईरान सालों से भरोसा करता आया है, उसने गुप्त रूप से इजराइल को सैन्य जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इजराइल को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, कमजोरियां और रडार कवरेज जैसी जानकारियां मिली, जिससे इजराइल सटीक और जानलेवा हमले कर सका। इस आरोप के बाद ईरानी सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने सादर के बयान को अवांछित और विभाजनकारी बताया है। वहीं कई सुधारवादी नेताओं और विश्लेषकों ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग रशिया बैड गाइड ईरान ट्रेंड कर रहा है, जिससे जनता में रूस के प्रति असंतोष झलक रहा है। वहीं मॉस्को की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रूस के करीबी कूटनीतिक सूत्रों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि रूस और ईरान की साझेदारी पर सवाल उठाना दोनों देशों के साझा हितों के खिलाफ है। इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये सच है वह पिछले कई सालों से ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। अगर रूस से उसे खुफिया सहायता मिली हो तो ये पश्चिम एशिया की कूटनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। यह घटना केवल एक आरोप नहीं बल्कि उस भरोसे की नींव को हिला देने वाली है जिस पर ईरान ने अपनी रणनीतिक विदेश नीति खड़ी की थी। सालों से ईरान ने अमेरिका और पश्चिम के विरोध में रूस और चीन को अपने विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखा है, लेकिन सादर का आरोप यह संकेत देता है कि अब तेहरान को अपनी साझेदारियों की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है। ये मामला ये भी दर्शाता है कि आधुनिक भू राजनीति में दोस्त और दुश्मन की रेखाएं कितनी धुंधली होती जा रही है। यह भी संभव है कि रूस अपने हितों की पूर्ति के लिए दोनों पक्षों से संवाद बनाए हुए है, लेकिन मोहम्मद सादर का यह आरोप ईरान रूस संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अगर यह साबित होता है कि रूस ने जानबूझकर ईरानी खुफिया जानकारियां इजराइल को दी है, तो ये न केवल ईरान की विदेश नीति बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करेगा। आने वाले दिनों में तेहरान की प्रतिक्रिया और मॉस्को की सफाई ही इस भू राजनीतिक टकराव की दिशा तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से सादर ने बड़ा खुलासा किया है, उससे दोनों देशों में खलबली तो जरूर मची होगी।